कामिनी के केस हिस्ट्री से ऐसा मालूम पड़ता है कि अपने पिता की मौत का उसके दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि राम प्रकाश जी के स्वर्गवास के बाद ही कामिनी को ऐसा महसूस होने लगा कि वो असुरक्षित हो गई है और उसका कोई कत्ल कर देना चाहता है। जी हाँ, मालूम तो कुछ ऐसा ही पड़ता है। वैसे अगर कामिनी का कोई वाकई कत्ल करना चाहता है तो कामिनी के कत्ल से किसी को क्या फायदा हो सकता है? जी क्या मतलब? कोई खास मतलब नहीं है, बस यूं ही पूछ लिया। देखिए ना, कुछ घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जिनका कामिनी के मनोरोग से कोई संबंध नहीं, जैसे ब्रेक वायर काटा जाना, धमकी भरे फोन आना और फिर ट्रक का कार से टकरा जाना या टक्कर मारना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वाकई उसके कत्ल करने की फिराक में हो? क्या कह रहे हैं चाचा जी? कोई भला क्यों कामिनी का कत्ल करना चाहेगा? फिर ये घटनाएं तो सहयोग भी हो सकती हैं। जी हाँ जी, अरे आप तो पसीने से तर हो गए। मैंने तो बस यूं ही एक संभावना व्यक्त की थी। पसीना नहीं, वो बाहर कुछ गर्मी ज्यादा है। मेरे ख्याल से हमें काफी देर हो गई है। कामिनी, हमें अब घर चलना चाहिए, वरना मौसी नाराज होंगी। हाँ हाँ हाँ, तुम भी आज रात कोठी पर रुक जाओ रचना, बातें करेंगे। मगर मैं घर पर। कोई बात नहीं, कामिनी का मन है तो रुक जाओ, चाची जी को मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया चाचा जी। कामिनी और कुंदन के साथ रचना वापस लौट गई। वो चाचा जी का इशारा समझ गई थी। उन लोगों के जाने के बाद चाचा जी ने जीप स्टार्ट की। चाचा जी, कामिनी दीदी को मारने की कोशिश कुंदन ही कर रहा है ना? धीरे बोलो। सीटी को उसकाकर चाचा जी जानबूझकर खामोश हो गए। सीटी ने जिद की, बताइए ना वो खास बात भी, और मुझे खुद सोचने को मत कहिएगा। हा, मैंने तुम्हें बताया ना कि कोशिश कोई घर का ही आदमी कर रहा है। घर के लोगों में कुंदन ऐसा है जिस पर अधिक संदेह जाता है। क्योंकि वो आपकी बात सुनकर पसीने पसीने हो गया था? नहीं, क्योंकि अब तक किए गए कत्ल के प्रयासों में सबसे अधिक अवसर उसी के पास थे। वो कैसे? पहली दुर्घटना के वक्त जब कामिनी को धक्का दिया गया, तब जब लोग एक दूसरे के साथ थे, यानी उनमें से धक्का किसी ने दिया नहीं, वे खुद एक दूसरे के गवाह हैं, कुंदन गैर हाजिर हो गया था। मगर वो कामिनी दीदी को खोजने गए थे और सबसे बाद में खड़ड़ घर पहुंचे थे। चाहे वो कामिनी को खोजने के बहाने गया हो, धक्का देने का मौका उसी को था। बाद में वो पहाड़ी की तरफ चढ़ गया होगा ताकि जब वो खड़ड़ के पास पहुंचे तो सब लोग यही समझें कि वो कहीं और था। ये तो है। दूसरी बार गाड़ी के ब्रेकों की तार उसी ने काटी होगी, क्योंकि उस फिएट को या तो कामिनी चलाती थी या कुंदन। कोई और व्यक्ति तार काटता तो ये कैसे तय कर पाता कि कार को कामिनी ही चलाएगी? हो सकता था उस दिन कुंदन कार चलाता। ये भी ठीक है। मगर कुंदन खुद तार काटे तो उसके फिएट चलाने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, क्योंकि वो फिएट को चलाता रहता था, इसीलिए तार काटने का उसे पूरा मौका था। उसे कोई फिएट के पास देख भी लेता तो शक न करता। तीसरी घटना में भी हम देखें तो ट्रक आदमी तेजी से चला सकता है और औरत नहीं। दूसरा, अगर ट्रक ड्राइवर को खरीदा गया या ट्रक ड्राइवर कातिल का साथी मान लिया जाए तो भी ये संभावना नहीं बनती कि लीलावती या कंचन का किसी ट्रक ड्राइवर से कोई संबंध हो। मगर जब कामिनी दीदी को धमकी भरा फोन आया तब तो कुंदन भैया घर में ही थे। हाँ, ये बात इस ओर इशारा करती है कि कुंदन का कोई साथी जरूर है। कौन? उस दिन लीलावती मौसी व कंचन दीदी घर पर नहीं थी जब फोन आया, तो क्या? हाँ, इन दोनों में से कोई हो सकता है, खासकर कि लीलावती या शायद डॉक्टर प्रकाश। मुझे तो लीलावती मौसी ही गड़बड़ करती मालूम पड़ रही हैं। हाँ, शायद तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक हम सेठ राम प्रकाश के वकील से नहीं मिल लेते। वो क्यों? राम प्रकाश जी की वसीयत देखने के लिए मुझे ये जायदाद का चक्कर मालूम पड़ता है। निजी दुश्मनी में खून हो सकते हैं। खून को दुर्घटना का रूप देने की और कत्ल करने की लगातार 3 कोशिशें की जाना, संभावनाएं कम हैं। कामिनी के कत्ल करने की कोशिश वही कर सकता है
जिसे कामिनी के मर जाने से लाभ पहुंचता हो। लाभ किसे पहुंचता है और हत्यारा कत्ल करने की जल्दी में क्यों है, ये वसीयत देखकर ही पता चलेगा। हत्यारा हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश क्यों कर रहा है? पुलिस से बचने के लिए? इससे भी बड़ा कारण है, अगर ये सिद्ध हो जाएगा कि कामिनी की हत्या की गई है तो कातिल का पता लगाए बिना जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकेगा और पुलिस का पहला शक उसी व्यक्ति पर जाएगा जिसे कामिनी की मौत का सबसे बड़ा फायदा पहुंचता हो। ओह, मगर आपने कुंदन से जिस तरह की बातें की हैं, इससे तो वो सतर्क हो जाएंगे। वो कोई पेशेवर कातिल नहीं है, सतर्क होने की बजाय बौखला जाएगा, अपने साथी को भी बताएगा और या तो वो डरकर कामिनी का कत्ल करने की कोशिश छोड़ देंगे या फिर बौखलाहट में कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे पकड़े जाएं। दूसरी बात की संभावना ज्यादा है। चाचा जी ने रास्ते में एक मेडिकल स्टोर देखा तो जीप वहाँ रोक दी। यहाँ पर जीप क्यों रोक दी? मैं अभी 2 मिनट में आया, तब तक तुम बैठकर सोचो। थोड़ी ही देर में वो कुछ दवाइयाँ लेकर बाहर आए। ये किसके लिए? ये कामिनी के लिए सेहत बनाने वाली टॉनिक है। इनके बहाने हम दोबारा कामिनी की कोठी पर पहुंचेंगे। मगर आओ, पहले कहीं बैठकर एक एक कप कॉफी पी लें और एक और महत्वपूर्ण काम निपटा लें। कुछ देर बाद वे एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहे थे और चाचा जी एक पेज पर साथ साथ कुछ लिखते भी जा रहे थे। ये क्या लिख रहे हैं? बाद में देख लेना, अभी लिखने दो। चाचा जी ने रास्ते में एक बड़ी मोमबत्ती खरीदी। इस मोमबत्ती को अपनी जेब में छुपा लो। ये तुमको अकेले में ही कामिनी या रचना को देनी है और वो कागज भी जो मैंने तुम्हें लिख कर दिया है। ठीक है, मगर आप तो हमारे घर की तरफ चल रहे हैं। हाँ, घर जाकर बताना है कि आज रात हम तीनों यानी रचना, तुम और मैं बाहर रहेंगे। हम दोनों भी? हम दोनों भी। बड़ी मुश्किल से मामी जी को चाचा जी ने राजी किया, मगर ये बताना पड़ा कि वो एक केस के सिलसिले में आए हैं और रचना की मदद ले रहे हैं। जीप को चाचा जी ने कामिनी की कोठी के बाहर रोक ही लिया। तुम इतने में अंदर सब सामान देकर आओ, मैं अभी एक काम निपटाकर 10 मिनट में लौटता हूँ। ओके बॉस। सीटी ने टॉनिक की शीशियां और वो पर्चा कामिनी को थमा दिया। ये लो, चाचा जी ने भेजा है और कहा है इसका जवाब मुझे लिखकर अभी दो। अरे उन्होंने तो सच मुझे दवाइयाँ भेज दी। और हाँ, मोमबत्ती भी भेजी है। वो क्या? पर्चे में लिखा होगा। कामिनी ने पर्चा खोला। तुम्हारे पिता की वसीयत क्या सुना दी गई है? यदि हाँ है तो वसीयत क्या है? यदि नहीं है तो पिताजी के वकील का नाम और पता तो लिखो। पीछे क्या लिखा है? वो सब बाद में पढ़ना, पहले जल्दी से सवाल के जवाब मुझे लिखकर दे दो। चाचा जी बाहर प्रतीक्षा में थे और बोरियत दूर करने के लिए चौकीदार से बतिया रहे थे। अच्छा साहब। बड़ी देर कर दी तुमने, आओ चलें। अच्छा भाई राम सिंह। चाचा जी ने जीप स्टार्ट की। चाचा जी, आप चौकीदार राम सिंह से क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं, सवाल जवाब। पर्चा साथ ले आए ना? कोठी से काफी दूर ले जाकर जीप को चाचा जी ने एक खंबे के पास रोका और सीटी का दिया पर्चा पढ़ने लगे। पिताजी के स्वर्गवास के 3 महीने बाद उनके वकील विश्वास नारायण ने वसीयत पढ़कर सुनाई। वसीयत में स्पष्ट आदेश थे कि उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद ही वसीयत सुनाई जाए और मृत्यु के 6 महीने बाद उसे लागू किया जाए। वसीयत के मुताबिक पिताजी की कुल चल अचल संपत्ति का जमा जोड़ 28 करोड़ रुपए से भी अधिक था, जिसमें 10 करोड़ का हिस्सा मेरे कामिनी के नाम और 5 करोड़ का हिस्सा कंचन व कुंदन के नाम थे। बाकी पैसों में से 1 लाख रुपए उन्होंने अपने खास नौकर भोला के नाम किए थे और शेष 8 करोड़ की राशि उन्होंने अस्पतालों, अनाथालयों आदि बनवाने की नीयत से एक ट्रस्ट के नाम किए थे, जिनके प्रधान वकील शिव नारायण अंकल थे और बाकी लोगों के नाम मैं नहीं जानती। वसीयत के विषय में जो भी बात मुझे पता है वो यही है।
पता शिव नारायण। चाचा जी ने जीप स्टार्ट की। अब कहाँ? वकील शिव नारायण के घर। शीघ्र ही वे शिव नारायण के घर थे। अपना परिचय देकर चाचा जी सारी स्थिति समझने लगे। सारी बात सुनकर शिव नारायण तुरंत सहयोग के लिए तैयार हो गया। अगर ऐसी बात है तो कामिनी जी की जान को अभी भी खतरा है। जी हाँ, मगर वक्ती तौर पर वो सुरक्षित है। शिव नारायण ने वसीयत के बाकी हिस्से पढ़कर सुनाए। हाँ? यदि वसीयत के अनुसार जायदाद बांटे जाने से पूर्व ही कंचन या कामिनी की मौत हो जाती है तो उनका हिस्सा कुंदन को मिलेगा, और यदि कुंदन की मौत हो जाती है तो उसका हिस्सा कामिनी को मिलेगा। कामिनी से राम प्रकाश जी को अधिक स्नेह था शायद। जी हाँ, इसीलिए इन्होंने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा कामिनी के नाम किया है। शिव नारायण ने आगे बताया। लेकिन यदि वसीयत बांट दिए जाने के बाद परिवार में किसी की भी मौत होती है तो उसका सीधा हिस्सा धर्मार्थ ट्रस्ट को मिलेगा। ये विचित्र शर्त रखी राम प्रकाश जी ने। वसीयत बांटे जाने से पहले यदि परिवार का एक सदस्य मर जाता है तो उसका हिस्सा परिवार के किसी दूसरे सदस्य को मिल जाएगा, और यदि वसीयत बांट दिए जाने के बाद ऐसा हुआ तो मृतक का हिस्सा ट्रस्ट को मिलेगा। जी हाँ, ये बात अजीब जरूर है, परंतु राम प्रकाश जी ने बहुत सोच विचार कर ये वसीयत बनाई थी। वसीयत के बाकी बचे हुए 8 करोड़ में से कुछ अधिक की राशि में से ये 3 लाख के कुछ हिस्से उन्होंने भोला, लीलावती और अपने कुछ रिश्तेदारों को भी दिए हैं। और वसीयत कब बांटी जाने वाली है? परसों सुबह। परसों राम प्रकाश जी के स्वर्गवास को ठीक 6 महीने हो जाएंगे। दिलावर का मतलब हल हो गया था। उसने शिव नारायण से विदा ली और उनकी कोठी से बाहर निकल आया। अब सारा मामला आईने की तरह साफ है। शर्तिया ये प्रयास कुंदन ही कर रहा है, और उसे ये जल्दी है कि वसीयत बांटे जाने से पहले कामिनी को रास्ते से हटा दिया जाए। इसका मतलब कुंदन के पास आज की रात है या कल का दिन और कल की रात? ठीक कहा तुमने। चाचा जी ने घड़ी में समय देखा। ठीक 9 बज रहे हैं। हमें अपनी योजना में थोड़ी सी फेरबदल कर कुंदन को खुला मौका देना चाहिए। वो किस तरह? और क्या ऐसा करने में कामिनी दीदी की जान को खतरा नहीं रहेगा? खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ये खतरा उठाना जरूरी है। तो अब क्या प्रोग्राम है? हम कामिनी की कोठी पर चल रहे हैं रचना को लेने। हमें ऐसा प्रकट करना है कि मामा जी नहीं, नानी और वे रचना को वापस बुला रहे हैं। तो क्या रचना दीदी को घर वापस भेज रहे हैं? नहीं, हमें सिर्फ दिखाना है कि रचना और हम लोग घर चले गए हैं और कामिनी अपने कमरे में अकेली है। यानी वो अकेली होगी नहीं? बिल्कुल नहीं, हम सब उसके साथ होंगे। मगर कैसे? जब तुम दवाई लेने अंदर गए थे, मैंने कोठी के चारों ओर चक्कर लगाकर देख लिया था कहां से और कैसे कामिनी के कमरे में पहुंचा जा सकता है। और योजना के अनुसार रचना को और सीटी को साथ लेकर चाचा जी घर की ओर चल पड़े। आधे रास्ते तक जाने के बाद उन्होंने जीप मोड़ी और दूसरे रास्ते से कोठी की तरफ चल दिए। कोठी से 50 गज दूर पहले ही उन्होंने जीप रोक दी। यहाँ से हम पैदल ही कामिनी की कोठी की तरफ बढ़ेंगे। चाचा जी, मुझे तो डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? तुम लोगों ने सारा काम निर्देश के मुताबिक कर दिया था। हाँ, मगर हमारी कुछ समझ में नहीं आया। चाचा जी हंस दिए। शीघ्र ही चाचा जी, सीटी और रचना कामिनी की कोठी के पिछवाड़े पहुंच गए। हमें यहाँ घंटा भर रुकना पड़ेगा। जब अंधेरा अच्छा हो जाएगा तब भीतर जाएंगे। ठीक 11 बजे सीटी कामिनी के कमरे के साथ लगे पाइप से ऊपर चढ़ रहा था। निर्देश के मुताबिक कामिनी की खिड़की खुली थी। ऊपर पहुंचकर सीटी ने कामिनी की एक साड़ी को नीचे लटका दिया। चाचा जी साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ गए और बाद में उन्होंने रचना को ऊपर खींच लिया। उधर अंधेरी कोठी में किसी 2 सदस्य की आवाजें। ये रचना का चाचा बहुत खतरनाक है और रहस्यमय आदमी है। उसे शक हो गया है शायद। वो सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। उसकी चिंता ना करो,
उसे मैं देख लूंगी। तुम अपना काम शीघ्रता से निपटाओ, हमारे पास वक्त कम है। इस बार वो बच नहीं पाएगी, चाहे काम कैसे भी हो, इस बार हो जाएगा। रात के 2 बज रहे थे जब वो साया खिड़की के रास्ते कामिनी के कमरे में दाखिल हुआ। आखिर वो आया। वो साया सीधा कामिनी के बेड की ओर बढ़ा और उसने पलंग पर लेटी हुई आकृति का मुंह दबोचने की कोशिश की। पलंग पर लेटी आकृति ने मजबूती से साये का हाथ पकड़ लिया। तभी कामिनी का कमरा रोशनी से नहा उठा। डॉक्टर प्रकाश! डॉक्टर प्रकाश ने चाचा जी से लड़ने की कोशिश की, मगर चाचा जी ने जल्द ही उस पर काबू पा लिया और उसके हाथ पांव बांध दिए। कामिनी, अब तुम जोर जोर से चिल्लाओ। मैं कोठी में मौजूद सभी लोगों को इस कमरे में बुलाना चाहता हूँ। चोर चोर चोर, कोई आ जाओ। कामिनी की चीख सुनकर सबसे पहले कमरे में लीलावती दाखिल हुई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे तुम सब लोग! आगे की बात उसके मुंह में अटक गई। उसकी नजर डॉक्टर प्रकाश पर पड़ गई थी। तभी कमरे में कंचन, कुंदन और भोला दाखिल हुए। क्या हुआ ये? कामिनी क्यों चिल्ला रही थी? कामिनी बिटिया, अरे डॉक्टर बाबू! सब लोग कमरे का नजारा देखकर हैरान थे। डॉक्टर प्रकाश सिर झुकाए बैठा था। सबसे पहले लीलावती संभली। ये क्या हरकत है? तुमने प्रकाश को बांधा क्यों हुआ है? और तुम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? हम सब यहाँ पर अपराधी को पकड़ने के लिए बैठे थे लीलावती जी, और अपराधियों में से एक हमने पकड़ लिया है। क्या बकते हो? डॉक्टर प्रकाश अपराधी है? चाचा जी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। जी नहीं, डॉक्टर प्रकाश अपराधी बिल्कुल नहीं है, मगर ये साहब अपराधी हैं। ये कामिनी को जहर का इंजेक्शन देकर मार डालना चाहते थे। हम सब गवाह हैं। इंजेक्शन में उनकी उंगलियों के निशान मौजूद हैं और इंजेक्शन में जहर। डॉक्टर प्रकाश अपराधी नहीं हैं, तो ये कौन है? चाचा जी लीलावती से मुखातिब हुए। आप ही बताइए लीलावती जी, ये साहब कौन हैं? मैं मुझे क्या मालूम? अच्छा, आपको नहीं मालूम? आपको तो मालूम होना चाहिए। चलिए, खैर मैं बता देता हूँ। चाचा जी ने आगे बढ़कर डॉक्टर प्रकाश के चेहरे से मास्क उतार दिया। शिव नारायण अंकल? लीलावती का रंग उड़ गया। मगर इनसे तो हम अभी इनकी कोठी पर मिलकर आ रहे थे। इसी वजह से तो मैं इन्हें पहचान पाया। सच पूछो तो मैंने इनकी असलियत को अभी पहचाना। अब पहेलियां न बुझाइए चाचा जी, सब कुछ साफ साफ बताइए। तभी लीलावती ने कमरे से खिसकने की कोशिश की। ना 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 लीलावती जी, आप भाग नहीं सकती। मेरा निशाना चूकता नहीं है। कुछ ही क्षणों बाद लीलावती जी शिव नारायण के बराबर में बंधी पड़ी थीं। कमीना! तेरा सत्यानाश हो! कहाँ से चला आया मेरी लंका उजाड़ने? चाचा जी हंसते हुए। अरे लीलावती जी, मुझे तो बुलाया ही इसलिए गया था। भगवान की दया है कि कामिनी अभी भी जिंदा है, वरना। आपने कैसे अंदाज लगाया कि शिव नारायण ही अपराधी है? भाई, अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि शिव नारायण ने वसीयत में हेरा फेरी की है। ऐसा तो मुझे वसीयत सुनकर शक हुआ था, मगर यही आदमी कत्ल की कोशिश भी कर रहा होगा, ऐसा मुझे अंदाजा नहीं था। फिर आपने इसे पहचाना कैसे? इसकी अंगूठी से। जब मैं आज शाम इससे मिला था, तब मेरी नजर इसकी अंगूठी पर पड़ी थी। अगर ये प्रकाश मेकअप करने के साथ साथ अंगूठी उतारना ना भूल जाता, तो मैं भी इसे प्रकाश ही समझता। मगर शिव नारायण को कामिनी की मौत से क्या फायदा हो सकता था? फायदा तो सिर्फ एक ही हो सकता था, कामिनी का हिस्सा ट्रस्ट को मिल जाता, जिसका अध्यक्ष शिव नारायण खुद है। मगर इन्होंने तो कहा था कि कामिनी दीदी यदि वसीयत के अनुसार जायदाद बांटने से पहले मर गईं, तो वो हिस्सा कुंदन भैया को मिलेगा। ऐसा शिव नारायण ने झूठ कहा था, जिससे हमारा शक कुंदन की तरफ चला जाए। वसीयत में सिर्फ यही लिखा होगा कि जायदाद बांटने से पहले या बाद में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका हिस्सा ट्रस्ट को मिलेगा, क्योंकि ऐसी बेतुकी शर्त कभी वसीयत में नहीं होती। जायदाद बांटने से पहले मरने वाले का हिस्सा किसी और को मिले और बाद में किसी और को। क्यों वकील साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? वकील साहब ने जवाब ना दिया। और लीलावती मौसी? हाँ, इनकी बात तो मैं करना ही भूल गया।
जब ये स्वर्गीय राम प्रकाश जी की अंत्येष्टि में शामिल होने गई थीं, तब इनका यही ख्याल था कि वसीयत में दौलत का एक बड़ा हिस्सा इनके नाम भी होगा। इसीलिए वसीयत सुनने तक रुक भी गई थीं। मगर वसीयत में सिर्फ इनके हिस्से आए 1 लाख से इनकी तबीयत भरी नहीं होगी और इन्होंने शिव नारायण से कहे सुनकर अपना हिस्सा बढ़वाने की मांग रखी होगी। उन्हें लालच दिया होगा। शिव नारायण लंबा दांव खेलने की फिराक में था। उसने बताया कि वसीयत सब लोग सुन चुके हैं और उनका हिस्सा बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर अगर लीलावती कामिनी को मारने के षड्यंत्र में उसका साथ दे तो ट्रस्ट को मिलने वाले पैसों में कुछ पैसा उन्हें मिल जाएगा। ओहो, क्यों लीलावती जी, कितना हिस्सा तय हुआ था तुम्हारा? मगर आपने अपना शिकार कामिनी को ही क्यों बनाया? क्योंकि जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा इसी के पास था। ऊपर से कामिनी को पहले नींद में चलने की बीमारी थी और दौरे पड़ते थे। इन लोगों ने इसी बहाने की आड़ में कत्ल करने का निश्चय किया। लीलावती ने शर्म से मुंह छिपा लिया, पर मुंह से कुछ न बोली। पिकनिक के समय शिव नारायण सिंह गुप्त रूप से अवश्य तुम लोगों के साथ रह रहा होगा, ताकि मौका मिलते ही कामिनी को किसी दुर्घटना के अंतर्गत खत्म किया जा सके। और मौका मिला, मौके का फायदा भी उठाया गया, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। छी, थू है ऐसे लोगों पर। माफ करना भाई कुंदन, इस घटना में कामिनी को धक्का देने का अवसर तुम्हें भी था, इसीलिए मैं शुरू से ही तुम पर भी शक करता चला गया। कोई बात नहीं। कामिनी के कार के ब्रेक लीलावती ने काटे या शिव नारायण ने, ये मैं नहीं बता सकता। शायद लीलावती को ब्रेक काटने के अधिक अवसर थे, क्योंकि लीलावती जी ब्रेक इसी ने काटे थे। शिव नारायण धीरे से बोला। धमकी भरे फोन भी इसी ने किए होंगे। नहीं, वो फोन मैंने ही किए थे, आवाज बदलकर। तीसरी योजना रचना ने कामिनी के कमरे में रुककर बिगाड़ दी। रचना को धमकी भरा पत्र लिखने का जो तरीका था, उससे लगता है ये काम भी वकील साहब का ही था। हाँ, शिव नारायण ने स्वीकार किया। और एक ट्रक ड्राइवर को कामिनी की कार कुचल देने का आदेश देने वाले व्यक्ति भी आप ही थे। वकील होने के नाते अपराधियों से आपकी अच्छी जान पहचान रहती होगी। शिव नारायण ने सिर झुका लिया, जिससे साफ जाहिर था कि यह काम उसी का था। मगर इससे कैसे पता चला कि मैं रचना के घर ढूंढने गई हूँ? या तो इसे लीलावती ने फोन किया होगा, या ये खुद की कोठी की निगरानी कर रहा होगा। मैंने ही इसे फोन किया था। मगर आज ये डॉक्टर प्रकाश के भेस में क्यों आया? ये इसकी दोहरी चाल थी। अगर कोई इसे देख लेता तो ये डॉक्टर प्रकाश पर इल्जाम लगाता, ना देखता तो कुंदन पर। इसने अपने आगे 2 मोहरे लगा रखे थे। ये पहले भी डॉक्टर प्रकाश के भेस में कोठी के आसपास निगरानी के लिए या मौके की तलाश में घूमता रहा है। कमाल है, आपको कैसे पता? तुम्हें याद होगा सीटी, जब तुम दवाई और पर्चा देकर कोठी से निकले थे, तब मैं चौकीदार राम सिंह से बात कर रहा था। उसी पूछताछ में उसने बताया कि उसने 2 दफा डॉक्टर प्रकाश को वहाँ मंडराते हुए देखा है। ओह, प्रकाश बाबू जैसे भले आदमी को ही ये बदमाश फंसाना चाहता था। चाचा जी ने फोन करके पुलिस को बुलाया। लीलावती और शिव नारायण गिरफ्तार हुए। शिव नारायण से पूछताछ कर उस ट्रक ड्राइवर को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने कामिनी की कार कुचलने की कोशिश की थी। बाद में कामिनी ने चाचा जी को खाने पर बुलाया। चाचा जी, आपकी कृपा से मेरी बहन की जान बच गई। आप अपना काम छोड़कर यहाँ आए हमको बचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने दीजिए, रचना मेरी भतीजी है तो कामिनी भी मेरी भतीजी हुई ना। मगर चाचा जी, आपने मोमबत्ती क्यों भिजवाई थी और उसको पतली पतली करके छील कर दरवाजे से, पलंग से खिड़की तक बिछाने का निर्देश पर्चे में क्यों लिखा था? पहले मेरी योजना कुछ और थी। अपराधी की शिनाख्त के लिए मैंने ऐसा करने को कहा था। रात को जब वे कमरे में दाखिल होता, चाहे दरवाजे से या खिड़की से, तो उसके जूतों में मोमबत्ती की कतरन चिपक जाती। अंधेरे में उसे पता न चलता और अगले दिन अपने जूतों के कारण वो पकड़ा जाता।
पर इसमें कामिनी की जान का खतरा था। बाद में कोठी का निरीक्षण करने पर मैंने पाया मैं कामिनी के कमरे में घुस सकता हूँ, तो मैंने योजना बदल दी। अगले रोज चाचा जी व सीटी आजमगढ़ से दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अच्छा कामिनी, अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। वे चाचा जी, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं दुल्हन का जोड़ा नहीं पहनूंगी चाचा जी।